Hello everyone, welcome. I hope all of you are safe and doing well. So here I am with my second video on Indian polity revision through MCQs. जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हम लोग चैप्टर वाइज पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं। डेली एक चैप्टर में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी उसमें से 10-15 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और एक ये मिनी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जो शुरू की है, इसका आप लोगों को पूरा बेनिफिट लेना है। इसमें आपको खुद की मार्किंग करनी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप देखिए, 10 में से 8-9 क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग टू वेरी गुड। Just you have to continue with your rhythm, ठीक है जी। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कई सारी अच्छी चीजें आज आप लोगों को पता लगने वाली है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन थी, कमेटीज के बारे में, फिर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है जी। ये सब जो टॉपिक्स है हमारे, इन सबको आज दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के फिर टाइम लेंगे। इजी, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, आप गलत नहीं करेंगे। बेसिकली 30 सेकंड्स आप इजीली एक क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं आराम से। जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, फिर आंसर कीजिए, फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए और आंसर अपना टैली कीजिए, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct about Constitution of India? देखिए Constitution of India के बारे में देखना है हमें। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू declared that Constitution of Free India must be framed without outside interference. Important words है ये, outside interference। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 accepted the demand of Indians for a constitution. चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये भी ठीक हो सकता था। थर्ड देखते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अब आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपना आंसर कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री और देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कहां से ये शुरू हुआ बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने हमें आइडिया दिया था दैट इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट गेट्स फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, दैट फ्री इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आइडिया वाज गिवन बाय एमएन रॉय इन 1934, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहली बार 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है जी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया जाए विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो ये जो डिमांड जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी, ये रखी थी कब? 1938 में, दैट इंडिया शुड बी गिवन पावर टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा? बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद ये जो डिमांड थी ना, इसको एक्सेप्ट किसमें किया गया था? अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इंडिया जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। फिर इसी को लेकर इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया में, कब? 1942 में, ठीक है जी। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया में एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट का डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है जी। ऐसे ही हर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फो है आप लोग अपने साथ कॉपी पेन रखिए और उसको नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे। Which of the following statements is correct about Constituent Assembly? ये लीजिए, ये क्वेश्चन Constituent Assembly के ऊपर है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। Each province and princely state were to be allotted seats in proportion to their respective population. चलिए ये भी हो सकता है। सेकंड, seats allocated to each British province were to be divided among the two principal communities, Muslims and generals. चलिए शायद ये भी हो सकता है। थर्ड देखते हैं। The representatives of each community were to be elected by that community. अब देखिए, तीनों में से पहले आप डिसाइड कीजिए आंसर क्या होगा, फिर हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फॉर्मेशन करने जा रहे थे, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो आई थी कितनी? 389 सीट्स आई थी टोटल। इसको हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, ठीक है। एक तो क्या किया था हमने, इसको प्रोविंसेस में, कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनमें डिवाइड कर दिया था हमने सीट को, जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी हमारे पास। और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया था किसमें? प्रिंसली स्टेट्स में, जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी।
अब देखिए ब्रिटिश प्रोविंसेस के पास कितनी सीट्स थी, 296, और प्रिंसली स्टेट्स के पास कितनी सीट थी, 93। ठीक है जी, ये कॉम्पोजिशन थी हमारी किसकी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होने जा रही थी। ठीक है जी, अब इसमें जो ये सीट्स थी ना, ये किसके प्रोपोर्शन में दी गई थी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी कि ये जो सीट होंगी, मतलब एक सीट पे एक सीट जो है 1 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है जी, यानी कि जो पॉपुलेशन है आपकी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग मतलब 10 लाख लोगों पे एक सीट एलोकेट की गई थी। तभी तो उस टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अराउंड थी 39 करोड़। ठीक है जी, 39 करोड़। इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनी थी वो कितनी बनी थी, 389। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो सीट्स एलोकेट की जानी थी वो की जानी थी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट देखिए, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 2 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, मुस्लिम्स एंड जनरल्स। अब यहाँ पे ना मुस्लिम्स एंड जनरल्स की बजाय यहाँ पर एक कम्युनिटी स्पेशली और भी मेंशन की गई थी, वो थे सिख्स। ठीक है जी, तो ये जो 2 प्रिंसिपल कम्युनिटीज नहीं था यहाँ पर, ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज बोल सकते हैं आप इसको। बेसिकली कम्युनिटी तो इन्होंने वैसे स्पेशली जो नाम मेंशन किया था वो तो मुस्लिम और सिख ही किया था, बाकी सबको इंक्लूड कर दिया था जनरल्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो गया। थर्ड, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय दैट कम्युनिटी। अब देखिए दैट कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इन ब्रिटिश प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो खुद भी एक नॉमिनेटेड वही हुआ करते थे, नॉमिनेटेड पर्सन ही थे, उनको इलेक्ट करने थे क्या, अपनी अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स। अब जैसे ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ये किसके बेसिस पे इलेक्ट की गई थी, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पैक्ट के बेसिस पे। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है या जो टैक्स पे करता है, वही इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता था। अब इसमें जिस कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को ही इलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके अंदर 15 मुस्लिम्स हैं, तो वो 15 मुस्लिम्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। ठीक है जी, वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड बाय दैट कम्युनिटी। तो ये मतलब हुआ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन रहे थे, अपनी अपनी कम्युनिटी के। क्लियर है जी, तो ये ऑप्शन क्या आपका ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, तो आंसर क्या हुआ आपका बी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस भी किया है, फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी एन इलेक्टेड बॉडी। चलिए इसको डिस्कस करेंगे अभी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर थर्ड है, असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज, इंक्लूडिंग वुमेन। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हमने जो एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 389, उसमें से क्या ब्रेकअप किया गया था, 296 तो दे दी गई थी किसको, ब्रिटिश प्रोविंसेस को, और 93 सीट्स किसको दे दी गई थी, प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये जो 296 थे, ये तो थे इलेक्टेड मेंबर्स, इनको भी हम पार्टली इलेक्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि इनको कौन इलेक्ट कर रहे थे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, ये थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो हेड ऑफ द जो प्रिंस स्टेट होता था वो इनको नॉमिनेट करेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली एक इलेक्टेड बॉडी थी? नो, रादर इट वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है जी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी कौन सी, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, एडल्ट फ्रेंचाइज को तो उन्होंने चलने दिया, मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को तो वोटिंग का कोई अधिकार ही नहीं दिया। वोट तो डायरेक्टली तो इलेक्ट किसी ने किया ही नहीं। यहाँ पे ये जो 296 थे, इनको किसने इलेक्ट कर लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। उसके बाद 93 जो थे, इनको किसने नॉमिनेट, ये नॉमिनेट कर दिए गए हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा। ठीक है जी, अब देखिए ये जो 296 है ना, इनका भी आगे ब्रेकअप था, ये भी आप देख लीजिए। ये 296 किस तरह से ब्रेक किए गए थे, 292 प्लस 4, 292 प्लस 4। ये जो 4 मेंबर्स थे ना, ये कहां से आने थे, जो हाई कमिश्नरीज थी इनकी, ये 4 मेंबर्स आने थे कहां से, हाई कमिश्नरीज से। देखिए 4 हाई कमिश्नरीज थी इनकी, कौन कौन सी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 हाई कमिश्नरीज थी जहां से ये 4 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट होकर आने थे। बाकी जो 292 मेंबर्स थे, ये वाले 292 मेंबर्स, ये कहां से इलेक्ट होने थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, जो इनके ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है जी, ये कंप्लीट ब्रेकअप था इसका हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये सेकंड पॉइंट क्या हुआ आपका, डायरेक्टली इलेक्टेड वाला, ये तो पॉइंट आपका गलत हुआ बिल्कुल।
ये इलेक्टेड बॉडी वाला ये पॉइंट भी गलत हो गया ऑप्शन आपका। थर्ड ऑप्शन देखिए, असेंबली कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। हाँ, ये इन्होंने जरूर किया था कि सारी की सारी इंडियन सोसाइटी के जितने भी हमारे कम्युनिटीज आ रही है उसके अंदर वो सबको इन्होंने इंक्लूड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने के लिए। तो हमारा आंसर का होगा थर्ड का डी, दैट इज ओनली 3 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल दी अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए आगे, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हाँ जी कब हुई थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ठीक है जी, हम ऑप्शंस देखते हैं एक बार। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। टेक योर टाइम, टेक 30 seconds एंड आंसर दिस क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। देखिए, हाँ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे आप कि कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, तब तक हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट। देखिए, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो ही वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर और द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट होल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो ही वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट इज डेफिनेट दैट द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग। ये तो क्या डिमांड कर रहे थे, क्या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें तो अलग डोमिनियन बनाया जाए और हम अपना क्या करेंगे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है जी, ये ऑप्शन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। सचिदानंद सिन्हा, ये ऑप्शन भी ठीक हो गया आपका। फिर एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। देखिए, ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एच.सी. मुखर्जी अकेले वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी, एक तो आपने देख लिया नाम एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है जी, ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसलिए हमारा आंसर क्या ठीक हुआ, ए आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3 सभी के सभी ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल यहां पर ठीक है। चलिए, Whom of the following moved the objective resolution on 13 दिसंबर 1946। अब ये तो बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। जिनके जो भी मार्किंग में लैग कर रहे हैं थोड़ा बच्चे, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा आगे आएंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर पहले ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था जी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब किया गया था, ये पास किया गया था 22 जैन 1947 को। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था हमारा वो 22 जनवरी 1947 को हमने पास कर दिया था, जिसको हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जब रखा था तो इसको क्या नाम दिया था हमने, प्रीएम्बल। ठीक है जी, ये क्या बना था हमारा, प्रीएम्बल। क्लियर है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है आपके पास। चलिए चलते आगे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर फिर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये 2 कम्युनिटीज तो मेंशन की गई थी, मुस्लिम और सिख, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन कहीं पर भी मेंशन नहीं किए गए थे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो सकता है। चलिए हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से तो आपको ये सब ऑप्शंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कुछ भी। ठीक है जी, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन का। देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। ये हमने पहले बताया, मैंने आपको मुस्लिम मेंशन थे, सिख मेंशन थे, और जो थर्ड मेंशन थे वो थे जनरल्स। ठीक है जी, ना तो वहां पर हिंदू मेंशन किया गया था और ना ही वहां पर क्रिश्चियन मेंशन किया गया था, वो था जनरल। बाकी सबको किसमें इंक्लूड कर दिया था, जनरल्स में। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो, लेकिन ये एक बात और ध्यान रखिए कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी यूनियन से रिलेटेड जितना भी काम था वो सारे का सारा काम कौन देख रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। चाहे वो यूनियन पावर कमेटी हो या वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो, जो 2 बड़ी कमेटीज थी, दोनों के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे, ये थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन थे ये। ठीक है जी, फिर टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी, 389 व्हेन इट वाज इनिशियली सिलेक्टेड। देन द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन हुए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। देखिए, ये ऑप्शन भी गलत है आपका, इसमें 8 मेंबर्स नहीं थे, कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स।
ठीक है जी। द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, और इन 7 मेंबर इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और फिर 2 मेंबर्स इनमें से रिप्लेस भी हुए थे, एक की डेथ हो गई थी और दूसरे इल थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो 2 मेंबर्स को रिप्लेस भी करना पड़ा था। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ आपका 6th का सी आंसर इज योर राइट आंसर। चलिए आगे, व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था। वॉज इट सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, हो सकता है। वॉज इट सबमिटेड टू गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट, हो सकता है ये भी। फिर इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, या फिर इट वॉज अप्रूव्ड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यू हैव टू आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन का, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इट वाज सबमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, एक्चुअली ऐसा हुआ तो था, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं दिया था रेटिफिकेशन के लिए। जब सबसे पहला ड्राफ्ट तैयार किया था हमने फरवरी 1948 में, इसको भेजा गया था पब्लिक के पास कि आप इसको एक बार चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए, जो भी इसके अंदर आपको अमेंडमेंट्स चाहिए, जो भी आपको चेंज चाहिए वो हमें बताइए, उसको फिर वो लिया जाएगा उसमें, ठीक है। डॉक्टर देखिए यहां से एक बात और देखिए, आप पीपल ऑफ इंडिया के पास भेजा गया था रेटिफिकेशन के लिए फरवरी 1948 में। इसको टाइम पीरियड दिया गया था कितना, 8 मंथ्स का, कि 8 महीने का टाइम है। लेकिन बहुत जल्दी इनके पास ये वापस आ गया था और फिर से इसको दोबारा इन्होंने जो था वो ड्राफ्ट तैयार करके फिर से क्या किया, इसको अक्टूबर 1948 में फिर से इसका ड्राफ्ट जो था वो तैयार किया कि चलिए हमने जो अमेंडमेंट्स थी जो जरूरी थी उनको कंसीडर किया है, और सेकंड ड्राफ्ट को ये दोबारा से लेके आ गए 6 महीने के अंदर ही, अक्टूबर 1948 में। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, अभी हमने पढ़ा पीछे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर उनको हम मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो वो थे, उन्होंने ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए, इट वॉज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल फॉर हिज असेंट, नहीं, गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं था। इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट, नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं, काम सारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। ठीक है जी, अब लास्ट ऑप्शन देखिए, इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ जी बिल्कुल, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मोशन पास किया था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पास किया जाए, तो फाइनली जब 26 नवंबर 1949 को पूरी की पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने इसको साइन किया था। देखिए उस दिन सारे के सारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं थे, 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे आउट ऑफ 299, क्योंकि पार्टीशन के बाद हमारे पास इतने मेंबर्स बचे थे, तो उसमें से भी 284 मेंबर्स तो उस दिन प्रेजेंट थे जिन्होंने इसको साइन किया था और फिर इसको पास कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट कर दिया गया था, और इसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस भी हमने चला दिए थे, जैसे इलेक्शन हुआ, सिटीजनशिप हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोविजंस भी हमने इसके क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे। क्लियर है जी, चलिए आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी हमने बात की, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है जी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अभी हमने बात की, ये यूनियन पावर कमेटी के थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे। ठीक है जी, क्या ये हो सकते हैं स्टेट्स कमेटी के, ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका हमें पता है ये रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सरदार पटेल, ये क्या थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। तो फिर स्टेट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, देखिए ये भी आपके जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये स्टेट कमेटी बनाई गई थी बेसिकली टू नेगोशिएट विद द स्टेट्स, की जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो स्टेट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, तो बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, अब जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हम डिस्कस भी कर चुके हैं वैसे तो, वर दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दे वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, और इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, या फिर वो नॉमिनेट किए गए थे कांग्रेस या मुस्लिम लीग के द्वारा। पता होना चाहिए आपको आंसर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ये चैप्टर ही ऐसा, इसमें एक से जुड़ के ही दूसरी चीज चलती है बिल्कुल। ठीक है जी, देखिए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल तो वो बिल्कुल नहीं थे, ये तो हम देख ही चुके हैं, पीपल ने तो कहीं पे वोट की नहीं, इसके ऊपर तो बाद में भी बहुत क्वेश्चनिंग हुई। ठीक है जी, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, नहीं, गवर्नर जनरल ने भी इनको नॉमिनेट नहीं किया था। दे वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, जितनी प्रोविंसेस थी
ठीक है जी। उनमें से तो क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनमें से क्या किया गया था, इनको नॉमिनेट किया गया था। तभी तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो क्या थी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है जी, ना तो कंप्लीटली इलेक्टेड थी ना कंप्लीटली नॉमिनेटेड थी, क्योंकि प्रोविंसेस से जो मेंबर आए वो कितने थे हमारे पास, 296, ये क्या थे, इलेक्टेड थे। और यहां से जो 93 मेंबर्स आए ये क्या थे, नॉमिनेटेड थे। ठीक है जी, तो ना तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली इलेक्टेड थी ना कंप्लीटली नॉमिनेटेड थी। फिर नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था कि नॉमिनेट किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका, आपका सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में आई होप आप लोगों ने डेट मेंशन कर दी होगी कब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सेकंड, एच.सी. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेकंड प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे दो प्रेसिडेंट थे तो एच.सी. मुखर्जी तो थे ही, एक और प्रेसिडेंट का नाम क्या था, वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है जी, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके दो वाइस प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद जब फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकंड मीटिंग में जो परमानेंट प्रेसिडेंट था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। लेकिन फर्स्ट जो मीटिंग थी उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बिकॉज ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया था, प्रोविजनल प्रेसिडेंट या टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर होगा आपका। ठीक है जी, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सेकंड चैप्टर से। ये इसकी आंसर की भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हुई है। ये कुछ सेकंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने चेक किए होंगे, जरूर अपनी नॉलेज को टेस्ट किया होगा। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाकर लेके आता रहूंगा। बस आप लोगों को मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखना है कि मार्किंग अच्छे से करनी है आप लोगों को अपनी। ठीक है जी, तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। एंजॉय योर डे, बी सेफ और प्लीज कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।